नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लासरूम प्रोग्राम में। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जो ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ रहे थे, प्राकृतिक वनस्पतियों में मैंने आपको ऊर्ध्वाधर के आधार पर और आपको क्षैतिज विस्तार के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार और उसका वितरण बता दिया था। उसमें आपको कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसी टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टॉपिक बचा हुआ उसका नाम बता देते हैं पहले। जैसे आपका सामाजिक वानिकी जो है वो बचा हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट जो आता है हर 2 साल में, वो जैव आर्द्र भूमि क्या होता है, ये टॉपिक बचा हुआ था। और उसमें एक टॉपिक और था जो आपको कह सकते हैं कि जैव मंडल, ये वाला टॉपिक बचा था। तो इसमें इसी जो 4-5 टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियों में जो बचा हुआ टॉपिक था, इसको आज डिस्कस करते हैं कि तब यहाँ पर आपका प्राकृतिक वनस्पतियों वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें हम जो आपको देखते हैं सामाजिक वानिकी क्या होता है। सामाजिक वानिकी सामाजिक वानिकी दरअसल ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है वृक्ष लगाने का। जैसे हमारे राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय नीति थी उस समय, जो आप 1976 के आसपास कृषि राष्ट्रीय नीति, उस समय की जो समिति थी उसने सिफारिश किया कि हमारे यहाँ के जो वन क्षेत्र है उसमें विस्तार लाने के लिए, उनके क्षेत्र में और ज़्यादा विविधता लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक सुझाव दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वन की जो स्पेस है अर्थात उनकी परसेंटेज है बढ़ाया जाए। इसी के कॉन्सेप्ट पे सामाजिक वन की कॉन्सेप्ट लाया गया 1976 के आसपास। और ये 1976 में आया, कब आया? 1976 के आसपास आया, लेकिन ये सुझाव उस समय आया और 1978 के आसपास इसे लागू कर दिया गया। और 1978 आते आते लागू होने के बाद और 1980 तक ये छठवां पंचवर्षीय योजना था उसमें शामिल कर लिया गया था। आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाया जाएगा, पंचवर्षीय योजना क्या होती है और इसको लागू कौन करता था और इसके सारे जो प्रोसीजर थे सारे इसको बताएंगे। दरअसल यहाँ हम बढ़ रहे हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी में राष्ट्रीय कृषि आयोग जो था गठन किया गया था, उसने सुझाव दिया कि जो आपके वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र की परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी बेस पे इसने सामाजिक वानिकी कॉन्सेप्ट को लाया और इसने 76 में सुझाव दिया, फिर 78 में लागू हुआ और 1980 आते आते उसको छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया। अब ये देखें कि सामाजिक वानिकी में क्या प्रोसीजर होता है। दरअसल इसमें ये होता था कि जो आपको इसे समाज मतलब लोगों के द्वारा लोगों के बीच में वन क्षेत्र को विस्तार करना। जैसे वन क्षेत्र एक प्राकृतिक वनस्पति तो होती ही होती हैं, लेकिन लोगों के बीच में लोगों के द्वारा हमने जब वनस्पतियाँ पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि 2 तरीके के वनस्पति होते हैं, एक प्राकृतिक द्वारा और एक मानव निर्मित। तो यहाँ पर ये जो सामाजिक वन की कॉन्सेप्ट है ये आपका मानव निर्मित ही, मानव द्वारा इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाया गया, मानव द्वारा ज़्यादा इस पर जोर दिया गया आपको वन क्षेत्र को बढ़ाने का। दरअसल ये आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। कैसे 3 भागों में बांट सकते हो? इसे अगर हम सामाजिक वानिकी को अगर हम कहें कि अगर ये गांव में लगाए, शहर में लगाए, शहरी सामाजिक वानिकी, अगर ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए, इसे सामुदायिक कृषि वानिकी भी कहेंगे। 2 सामुदायिक कृषि वानिकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझना है। वानिकी जो सामुदायिक कृषि वानिकी होता था, इसमें आप ग्रामीण क्षेत्र के कृषि ग्रामीण वानिकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वन लगाए जाते थे और इसे आप
कृषि वानिकी, इसे कृषि वानिकी में डिवाइड कर सकते हो। इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया जो शहरी क्षेत्र के इलाके हैं, शहरी क्षेत्र के जैसे रोड है, बड़े बड़े हाईवे हैं, चौड़े चौड़े हाईवे हैं, इनके साइड साइड से और इनके जो बीच में है कुछ ऐसे वनस्पतियाँ, कुछ ऐसे वृक्ष लगा दिए जाएं जिससे वहाँ के कार्बन को अवशोषित करेगा और वो कार्बन वो जो पौधे लगाए जाएंगे उनसे वायुमंडल वहाँ का स्वच्छ होगा, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और वहाँ का एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन इमिशन कम होगा। अर्थात कार्बन उत्सर्जन होगा भी तो उसको अवशोषित करेगा और उससे अपना वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। ये कहाँ के क्षेत्र में, शहरी जब क्षेत्र में लगाया जाएगा वन अर्थात पौधे तो वहाँ पर शहरी वानिकी उसे बोला जाएगा। अगर यही ग्रामीण क्षेत्र में जब ये वन लगाया जाएगा तो ये ग्रामीण लोगों को द्वारा लगाया जाए तो वो ग्रामीण वानिकी। और यही अगर कृषि क्षेत्र में अप्लाई किया जाए इसी कॉन्सेप्ट को, अर्थात कृषि क्षेत्र में कहीं कहीं होता है जैसे कोई गेहूं का फसल, धान का फसल, यदि कोई अन्य फसल बो दिया जाए उसके खेत के 5 साइड से चारों तरफ, जैसे मान लो ये खेत है, ये खेत के चारों तरफ से मान लो 10 मीटर की दूरी पर एक एक पेड़ लगा दिया जाए और ये पेड़ खेत के जो खेत का फसल होगा वो तो सीजन बाई कट जाएगा, लेकिन ये पेड़ मान लो ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में तैयार होकर के कटेगा तो इससे भी उस समाज को रेवेन्यू पैदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा उस किसान को, तो इससे भी उसको फ़ायदा होगा। एक तो फ़ायदा होगा उस किसान को, दूसरा उस जो वहाँ का वायुमंडल होगा और वहाँ का कार्बन, मान लो कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र ज़्यादा वहाँ तो होगा नहीं, कृषि क्षेत्र है तो फिर भी वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होगा, दोहरी इनकम की एक सुविधा बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करके लागू किया जा सकता है। तो ये इसे कहेंगे कृषि वानिकी। और यदि यही वानिकी अगर मान लो कृषि निजी भूमि पर लगाई जाती है तो वो कृषि होगा, ग्रामीण होगा। अगर यही भूमि समुदाय के स्तर पर, अर्थात गवर्नमेंट जो अपनी ज़मीन प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट कुछ ज़मीनों को प्रोवाइड करती है, जैसे बंजर भूमि होती है बहुत सारी, तो उससे गवर्नमेंट चकबंदी जैसा जब आया था तो उस समय बहुत सारे लोगों को दे दिया जाता था कि आप इस पे, जिसके पास कम खेती होती थी उसको गवर्नमेंट उनको खेत दे देती थी कि आप इस पे खेती करिए। उनको एक तरीके से चकबंदी जब आया था उस समय का कॉन्सेप्ट ये था। उस भूमि मान लो 2-4 साल, 10 साल तक ऐसा होता था, वो बंजर भूमि पर कुछ भी पैदा ना हो तो वो किसान क्या कर सकता था कि उस भूमि पर पेड़ लगा सकता था और न कोई सुविधा के माध्यम से मान लो दूसरा कोई फसल उगा सकता था। तो यहाँ पर वो जब समुदाय के स्तर पर, अर्थात कई लोग मिल करके गवर्नमेंट की सरकारी भूमि पर पेड़ को लगाते थे तो वो सामुदायिक वानिकी कहा जाता था, उसे सामुदायिक वानिकी कहा जाता था। अगर वही चीज़ देखो, थोड़ी डिफरेंस है, सामाजिक वानिकी सारे हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है सब में। जैसे ये शहरी वानिकी, सामाजिक वानिकी, ये सामुदायिक कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, और ये ग्रामीण वानिकी और ये कृषि वानिकी, ये थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको अलग अलग बताना पड़ रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट एक ही का है कि पेड़ को लगाना, कहाँ लगाना उसी अनुसार उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता जाता है। शहर में लगाएगा तो शहरी वानिकी, ग्रामीण में लगाएगा, गांव के आसपास एरिया में लगाएगा तो ग्रामीण वानिकी, और यदि वही कृषि अर्थात जहाँ खेत है, जहाँ फसल का उत्पादन होता है उसके चारों तरफ वो फसल अगर पेड़ को लगाता है तो कृषि वानिकी। यदि वही पेड़ जब कई सारे लोग मिल करके गवर्नमेंट जो लैंड उपलब्ध कराती है उस पर ये पेड़ लगाते हैं तो वो आपका सामुदायिक वानिकी कहलाता है। ठीक है, इसको समझ गए। ये कहाँ से लाया, किसने लाया, कब आया और कब इसमें इम्प्लीमेंट हुआ, ये आपको पता चला। सामुदायिक वानिकी इसका बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ। सामुदायिक वानिकी जो उस समय के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला इससे, तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट दोहरी इनकम के रूप में भी की कि लोगों का आय बढ़े। लोगों का आय बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उनकी उत्पादकता बढ़े, उसमें जो वहाँ के वायुमंडल स्वच्छ हो, कार्बन इमिशन हो रहा तो उसको उत्सर्जन को कम किया जाए। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में इसको सुझाव दिया, 78 में इसको अप्लाई किया गया
वर्षीय में आते आते उसको छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल कर करके इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक, आपको ये रहा सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी के बाद आपका दूसरा टॉपिक जो बचा हुआ था, इसके बाद हाँ, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जो बचा हुआ था, आर्द्रभूमि क्या होती है और इसको कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया और इसको कितने हमारे यहाँ आर्द्रभूमि है और उनका इम्पोर्टेंस कितना है, ये सारी बातें देखेंगे कि आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि दरअसल इसका कॉन्सेप्ट वहाँ से स्टार्ट होता है जब आपके रामसर कन्वेंशन आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होता है ये। इस कन्वेंशन के माध्यम से आपका ये आर्द्रभूमि का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्तर पर किसी चीज़ को करते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जब इंटरनेशनल स्तर पे होती है तो कोई देश उससे चाहता है कि मैं भी अपनाऊँ इस चीज़ को, और उस चीज़ को अपना करके अपने देश को फ़ायदा पहुँचाएं। तो इसका ईरान में एक जगह का नाम रामसर है, उसमें 1971 में कन्वेंशन, रामसर में 1971 में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें आर्द्रभूमियों को संरक्षण करने का सुझाव दिया गया, अर्थात उस पर काम करने के, उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाव के लिए बहुत सारे पॉइंट खुल कर आए, और उन्हें बचाने के लिए लोगों ने देशों के बीच में एक देशों के बीच में बहुत बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया गया। तो इसमें रामसर जो कन्वेंशन, आप यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान देना कि ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, और वहीं से इसका संरक्षण करने का प्रयास ज़्यादातर स्टार्ट हुआ, कि उसके पहले भी होते थे लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, और इसको एक लिस्टेड करने लिए गए। जैसे जिस देश में कोई रामसर साइट्स है, मान लो यहाँ पर हमारे यहाँ आर्द्रभूमि है, उस आर्द्रभूमि में रामसर साइड में अगर शामिल हो जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, अर्थात उसके संरक्षण करने की संरक्षणता की प्रवृत्ति जो होगी और बढ़ जाती है। तो ये रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में है रामसर। अगर हाँ 71 में तो हुआ रामसर कन्वेंशन, लेकिन भारत इसमें 1981 में शामिल हुआ था। आप इस बात को भी ध्यान रखना, भारत इसमें 1971 में नहीं बल्कि 1981 में शामिल हुआ था रामसर साइट्स में। और इसके कुछ मानक हैं आर्द्रभूमि। जब रामसर कन्वेंशन हुआ तो उसमें कुछ आर्द्रभूमि को मानक निर्धारण किया गया कि कौन कौन सी आर्द्रभूमियों का पहचान होगा, उनकी क्या मानकता होगी, उनको कितना मानक पूरा करे वो भूमि आर्द्रभूमि, तो उसको रामसर साइड में लिया जाए, उसके संरक्षण प्राप्त किया जाए। दरअसल इसमें ये कहा गया कि इसकी जिस आर्द्रभूमि की 6 मीटर गहराई तक 6 मीटर गहराई से अधिक पानी ना हो, मीटर से अधिक गहराई पानी ना हो, वो क्या हो, पानी ना हो, दलदल हो और क्या हो, झील हो, झील जैसी प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति मतलब विशेषता, झील जैसी विशेषता हो, और प्रवाल भित्ति, ये छोटे छोटे इसकी विशेषताएं हैं। सारी विशेषताएं एक साथ तो नहीं मिल सकती, बट उसकी कहीं की विशेषताएं एक साथ मिल भी सकती है। भित्ति हो, और इसका ज्वार नदमुख हो, सरक्रीक या क्रीक हो, ये सारे जगह आपके इसमें खाड़ी हो। खाड़ी मतलब वो जो आपका दो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ के इलाके, ये सारे क्षेत्रों को
रामसर साइट्स में शामिल किया जाता। ये हर जगह हर विशेषता नहीं पाई जाती, हर जगह हर विशेषता नहीं पाई जा सकती, कुछ विशेषताएं आपस में कॉमन हो सकती हैं। इनकी ज़्यादातर इसमें 6 मीटर से अधिक गहराई पानी न हो। अगर उससे ज़्यादा होता हो तो दूसरा मानक हो जाएगा, तालाब हो सकता है, अर्थात तो गहरा पानी क्षेत्र हो सकता है। वहाँ पर पानी की मात्रा एक उथला भूमि हो, उथले भूमि पर वो ज़्यादा पानी ना हो, इस वजह से वो रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। आर्द्रभूमि की जो आर्द्रभूमि जो होगा उसके जटिल पारितंत्र होता है, अर्थात वहाँ के जो पूरे पारितंत्र होंगे आर्द्रभूमि की कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को आप जान लो। ये तो मानक हैं इसके कि कौन कौन मानक होते हैं, लेकिन आर्द्रभूमि की विशेषता जो होती है उसको क्या होती है, अगर मुझे पहचानना हो कि आर्द्रभूमि की विशेषता, आखिर में आर्द्रभूमि को क्यों संरक्षण किया जा रहा है, दरअसल इसके जटिल पारितंत्र होते हैं। आपको पारितंत्र मैंने पिछले जब आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र पढ़ा था, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर जटिल तंत्र और तंत्र सारे इसके पॉइंट से डिस्कस किए थे, वहाँ पर आप सुन सकते हो, देख सकते हो। जटिल तंत्र होता है। जटिल तंत्र का मतलब ये है, यहाँ पर ये नहीं कि आपस में बचे रहते हैं, दरअसल वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, अर्थात वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु और कई लोगों का कई सरीसृप, कई प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं एक जटिल तंत्र है और उसमें बहुत सारे विशेषताएं पाई जाती हैं। उनकी अलग अलग विशेषताएं एक साथ मिलकर के वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे भारत में विविधता में एकता, ऐसे वहाँ पर जो आप जाओगे आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में, तो वहाँ पर उनकी अपनी अपनी विशेषता होती है, बट वो सब एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जटिल पारितंत्र पाया जाता है। तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों को पाया जाता है। इसकी विशेषता और क्या हो सकती है, इनमें जो जटिल तंत्र होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं बट आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं बट आपस में जुड़े होते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ रामसर साइट्स कितने हैं, ये आपके इतने आर्द्रभूमियों का लिस्टेड हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कुछ आर्द्रभूमियाँ हैं, इनका लिस्टिंग किया गया है। जैसे कुल्लेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का ओडिशा में है, चिल्का आर्द्रभूमि ओडिशा, भितरकनिका आर्द्रभूमि आपके ओडिशा में ही है। जैसे यूपी के जो इम्पोर्टेंट आर्द्रभूमियाँ हैं उनको लिस्टिंग करके देख लो आप। जैसे ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि, नवाबगंज आर्द्रभूमि, पार्वती आगरा आर्द्रभूमि, समन आर्द्रभूमि, फिर इसके बाद आपका जैसे समसपुर आर्द्रभूमि, सांडी आर्द्रभूमि, सरसई आर्द्रभूमि, सूर सरोवर, बखिरा, हैदरपुर, ये इतने यूपी के आपके आर्द्रभूमियों का लिस्ट है। इसमें लास्ट में मैंने सिर्फ जगह का नाम लिखा है, इस पर बाद में जोड़ सकते हो। पश्चिम अभ्यारण्य है, आर्द्रभूमियाँ है, ये बाद में आप जोड़ सकते हो, बट ये है वहाँ के स्पेस के नाम। जैसे इसमें कम जगह था तो इसमें उन्होंने जगह का नाम लिख दिया और पश्चिम अभ्यारण्य और आर्द्रभूमि आप जोड़ सकते हो, जुड़ जाता है ऑटोमेटिक पीछे साइड में, जैसे उसका टाइटल होता है, टाइटल जुड़ जाता है बाद में। जैसे ऊपरी गंगा पश्चिम अभ्यारण्य है, ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि, ऐसे आप जोड़ लेना। पार्वती आगरा आर्द्रभूमि, पार्वती आगरा पश्चिम अभ्यारण्य, समसपुर, सांडरी, सरसई, सूर सरोवर, बखिरा, हैदरपुर, ये आपके यूपी के आर्द्रभूमि और पश्चिम अभ्यारण्य जगह है, आर्द्रभूमि और पश्चिम अभ्यारण्य का नाम है। इसी तरीके से आपके केरल में है, जैसे अष्टमुदी, संतनम, कोट्टा, वेम्बनाड, ये आपके केरल के 3 पश्चिम अभ्यारण्य और आर्द्रभूमियों का नाम है। इसी तरीके से आपके पश्चिम बंगाल के पूर्वी कोलकाता है आपका जो आर्द्रभूमि और पश्चिम अभ्यारण्य। सुंदरबन, ये 2 पश्चिम बंगाल में है। एमपी में भोज आर्द्रभूमि, एमपी का कहाँ है, भोज आर्द्रभूमि। इसी तरीके से राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर जिला आर्द्रभूमि। राजस्थान में कितने हैं। और हाँ, एक और है जो अभी जस्ट बनने वाला था, वो
मुनेरा गांव करके है, उसको भी आर्द्रभूमि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभी जल्दी उसको न्यूज़ में था, उसको इसका लेटेस्ट न्यूज़ में देखा जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं जो मुनेरा गांव था उसको आर्द्रभूमि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो अभी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो आप उसको देख सकते हो। तो राजस्थान में कितने आर्द्रभूमि हो जाएंगे? 3 आर्द्रभूमि हो जाएंगे। अभी तो 2 हैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील, ये आपका 2 पहले से ही है, एक और हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पश्चिम बंगाल में जो है ब्यास, नांगल, हरके, रोपड़, कंजली, ये क्या है? ये जैसे जहाँ डैम है, डैम का मान लो पानी जहाँ पर विस्तारित रूप में फैलता है वहाँ पर आर्द्रभूमियों का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए पंजाब में देखो 5 हैं। ब्यास वाला क्षेत्र देख लो, ब्यास नदी का वाला क्षेत्र जहाँ पर, वहाँ पर भी आर्द्रभूमि है। भाखड़ा नागल बांध देख लो, हरके डैम देख लो, रोपड़, कंजली, ये जो वहाँ पर आर्द्रभूमियों का विकास हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर नमी भी है, दलदल भूमि है, कम पानी की मात्रा में है, पानी की मात्रा कम है, लेकिन सतह पर पानी बना रहता है हमेशा, इस वजह से वहाँ पर दलदली भूमि बनी रहती है। आपके गुजरात में हिमाचल प्रदेश में जैसे आपका चंद्रताल, रेणुका, पोंग, ये हिमाचल प्रदेश के आपके क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान और आर्द्रभूमियों का नाम है। आपके गुजरात में 2 हैं, जैसे थोल, बधवाना आपके राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य है। हरियाणा में सुल्तानपुर, भिंडवासा पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमियों का नाम है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आप देख लो सुरिनसर, होकरसर बर्ड पक्षी अभयारण्य, ये 2 जम्मू कश्मीर के हैं, पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमि का नाम है। लद्दाख में सोमोरिरी और सोकार आर्द्रभूमि, ये 2 लद्दाख के हैं, आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इतना लिस्टिंग जो था इम्पोर्टेंट था। कुछ जैसे मणिपुर का लोकटक है, फिर आपका रुद्रसागर त्रिपुरा का है, ऐसे 2-4 और रुद्रसागर त्रिपुरा का है। इस तरीके से आप और 2-1 बच रहे होंगे, आप नोट कर लेना। इतना काफ़ी है मेरे समझ से, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही इसमें से पूछा जाता है और हमें लगता है कि सारे कंप्लीट भी हो गए। 1-2 बचा होगा बस, हमें लगता है 1-2 या 3 बचा होगा और सारे यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ये रहा आपके आर्द्रभूमियों का लिस्ट। इसके बाद आपको आर्द्रभूमि, यहाँ पर टॉपिक जो था आपका कंप्लीट होता है। आर्द्रभूमि के बाद मुझे और क्या देखना था? जैव मंडल अर्थात बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जैव मंडल निश्चय। आप इसको नोट कर लेना, नोट करके जैसे लिखा गया आप क्या करना, जैसे मैंने क्या यूपी का, अब यूपी को बार बार टाइटल जोड़ोगे तो टाइटल जोड़ने में बहुत लंबा नाम हो जाता है। इसलिए आप जैसे नाम याद करना मुझे, नवाबगंज, ऊपरी गंगा, नवाबगंज, पर्वतीय आगरा, समनपुरी, साड़ी, सरसई, सुरसर और बखरा, हैदरपुर। इतने जल्दी से मैंने कितने थे? 2, 2, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 7, 3, 10 थे। 10 में मैंने 10 वर्ड बोला। अब मैंने अगर टाइटल जोड़ा होता तो टाइटल जोड़ते तो लंबा नाम हो जाता, इसलिए टाइटल बिना जोड़े हमें, क्योंकि जब टाइटल नहीं जोड़ा जाएगा, बस नाम पूछा था, नाम हमें याद होना चाहिए। नाम याद होगा, टाइटल चाहे पक्षी अभयारण्य का है या आर्द्रभूमि का है, वो बात एक ही होगी। क्योंकि जो आर्द्रभूमि होगा, आर्द्रभूमि में ही पक्षी अभयारण्य बनाया जाता है, क्योंकि आर्द्रभूमि तो एक जगह होता है जो दलदल भूमि है, उसमें बहुत सारे पक्षियों का वास होता है, तो उसी जगह वो पक्षी अभयारण्य बनाया, अर्थात पक्षी बहुत सारे आते जाते हैं, बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, बहुत सारे कई तरह की प्रजातियों का वास होता है वहाँ पर, इसलिए उसको पक्षी अभयारण्य के रूप में ज़्यादा नामित किया जाता है कि ये यहाँ का पक्षी है। जैसे बखिरा झील है, वो दरअसल झील है और वहाँ पर दलदल भूमि हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का वास होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं का वास होता है। बड़े जीव जंतुओं का नहीं वास कर सकते, वहाँ पर ज़्यादातर पक्षियों का वास होता है, सरीसृप का वास होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कहते हैं पक्षी अभयारण्य इसे बना दिया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ड जोड़ेगा, मान लो या तो आर्द्रभूमि जोड़ेगा या तो पक्षी अभयारण्य जोड़ेगा। तो टाइटल हमें पता है कि या तो आर्द्रभूमि जोड़ेगा या पक्षी अभयारण्य जोड़ेगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, नाम याद करना है, अर्थात उसका जो मेन नाम है। जैसे ऊपरी गंगा, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य पूरा नहीं करने की जरूरत है, पार्वती आगरा याद कर लो, पक्षी अभयारण्य बाद में जुड़ना। फिर समसपुर, साड़ी, सरसई, सुर सरोवर, बखरा, हैदरपुर, ये जगह का नाम याद हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक टाइटल याद हो जाएगा। जैसे चिल्का है,
चिल्का झील है, वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, आर्द्रभूमि वो भी है। तो ऐसे जगह का नाम याद कर लो। उड़ीसा में है जो कोल्लेरू झील, अष्टमुदी जो आपके सबसे पुरानी है, संतानम कोट्टा, वेम्बनाद, ये सब क्या है, आर्द्रभूमि ही हैं। यहाँ पर पक्षियों का वास ज़्यादा होने की वजह से इसे पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया है और उसे उसी नाम से ना पुकारा जाता है कि आर्द्रभूमि न कह करके बल्कि पक्षी अभ्यारण्य कह दिया जाता है कि पक्षियों का वास वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये रहा आपका पक्षी आर्द्रभूमि के इन्फॉर्मेशन। आर्द्रभूमि के बाद हमें एक टॉपिक और चर्चा करना है जो है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि कैसे इनमें इनकी मानक क्या होती है, इनके जो निर्धारण होते हैं कैसे निर्धारित करते हैं। तो आर्द्रभूमि के बजाय हम यहाँ पर जैवमंडल निश्चय, दूसरा हेडिंग डालते हैं जैवमंडल निश्चय, अर्थात बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कॉन्सेप्ट के रूप में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जैवमंडल निश्चय। इसमें हमें कैसे किसी जगह को जैवमंडल निश्चय अर्थात बायोस्फीयर बनाया जाता है उसको पहले देख लो आप। दरअसल मान लो कोई वन क्षेत्र है, तो उसको वन क्षेत्र मान लो ऐसे किसी क्षेत्र एरिया में फैला हुआ है, इसको हमें निर्धारित करने के लिए, हाँ एक वर्ड था यहाँ पर आप ये जान लो कि जो जैवमंडल निश्चय था इसको नामित किसने किया था पहले, तो एडवर्ड सुएस नाम था एक व्यक्ति का, उन्होंने इसको पहले नामित किया था। ठीक है, बस इस इंफॉर्मेशन के लिए जान लो आप कि एडवर्ड सुएस नाम का था, उन्होंने नामित किया था इसको जैवमंडल निश्चय। हमें ये देखना है कि जो जैवमंडल निश्चय का निर्धारण कैसे होता है, इसमें कोर क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, संक्रमण जोन क्या होता है, इसको जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कोर क्षेत्र है, कोर क्षेत्र का इंपॉर्टेंस कितना है, बफर क्षेत्र कौन होगा, संक्रमण क्षेत्र कौन होगा, इसको आप जान लो जरा। जो कोर क्षेत्र है, कोर क्षेत्र जो आपको मान लो ये पूरा वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में कोर क्षेत्र आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से अभी बता देंगे कोर क्षेत्र कौन होगा, बफर क्षेत्र, नाम से ही पता चल जाता है कोर क्षेत्र कौन होगा, बफर क्षेत्र कौन होगा, संक्रमण क्षेत्र कौन होगा। दरअसल कोर क्षेत्र होगा जो वो सबसे मध्यवर्ती क्षेत्र होगा, कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र आपका मध्यवर्ती क्षेत्र होगा और बफर क्षेत्र होगा जो कोर क्षेत्र से बाहर होगा। बफर क्षेत्र के बाहर जो होगा वो आपका संक्रमण क्षेत्र होगा, संक्रमण क्षेत्र होगा। संक्रमण क्षेत्र, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है कुछ। इनके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, जैसे कोर क्षेत्र जो है इसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी और वहाँ के जो स्टाफ होता है उन्हीं का सिर्फ प्रवेश होता है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर बड़े बड़े अर्थात जो बहुत वल्नरेबल कैटेगरी के जीव होते हैं उनको रखा जाता है, अर्थात जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जीव होते हैं उनको इस क्षेत्र में रखा जाता है। और इस क्षेत्र में उन्हीं को सिर्फ प्रवेश दिया जाता है जो वहाँ का स्टाफ होता है, अर्थात जो उस क्षेत्र को देख रेख करने वाला व्यक्ति होता है, सरकारी अधिकारी होता है, उसी व्यक्ति को वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होती है। बाहरी किसी व्यक्ति का उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद आपका आता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में यह एक तरीके से अनुसंधान के लिए इम्पोर्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर अनुसंधान हुआ, कोई रिसर्च सेंटर हुआ, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करके वहाँ लोगों को रिसर्च किया जाता है, अर्थात वहाँ पर एक अनुसंधान क्षेत्र है। अनुसंधान क्षेत्र जैसे विशेष क्रियाकलाप यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके बाद आपका आता है संक्रमण क्षेत्र।
संक्रमण क्षेत्र में आपका जो मानव प्रवेश कर सकता है और ये मनोरंजन के लायक होता है। जो ये क्षेत्र मनोरंजन के लिए होता है ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में जैसे कोई बाहरी व्यक्ति जा सकता है, वहाँ के जीव जंतु सरीसृप को देख सकता है और वहाँ फोटोग्राफी जैसे जो अनुमति हो वो कर सकता है। ठीक है, ये रहा आपके जैव मंडल निश्चय के क्षेत्र। अब इसका इम्पोर्टेंस और इसका कैसे संरक्षण किया जाता है, ये बस एक कॉन्सेप्ट क्षेत्र कौन कौन होता है इसको मेरा बताने का, और इसकी आगे सारे इंपॉर्टेंस बातें हैं। सारे आगे इंपॉर्टेंस बात कैसे हैं, देखो जैसे आपके जो यूनेस्को का, आप यूनेस्को का नाम सुने होंगे। यूनेस्को का एक सूची होता है, इसे मानव यह भी एक जटिल पारितंत्र है। ठीक है, आप याद रखना, यह भी एक जटिल पारितंत्र है और इसमें बहुत सारे पारितंत्र के बहुत सारे विशेषताएं पाई जाती हैं। इस पारितंत्र में इसे जैव मंडल निश्चय को MBA का मतलब है, आप यहाँ पर MAB मतलब होता है, आप इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये आपका 60 में इसे कहते हैं MBA प्रोग्राम, MAB। इसे मान्यता प्राप्त किया गया है किसको द्वारा, के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये क्या मैं कह रहा हूँ पता है, ये कह रहा हूँ कि जो ये क्षेत्र होता है, जो जैव मंडल क्षेत्र, जैव मंडल निश्चय वाला क्षेत्र होता है, इसे MBA कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा एक चलाया गया है, अर्थात मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इन जैव मंडल जो होंगे उसे संरक्षित किया जाता है, देख रेख किया जाता है उस यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम के तहत। हाँ, इस प्रोग्राम के तहत इस क्षेत्र को देख रेख किया जाता है। हमारे यहाँ जो 18 क्या है, 18 जो आपके जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें से जो 12 हैं उसे 12 को आपको 18 कुल हैं हमारे यहाँ भारत में, कुल 18 बायोस्फीयर हैं। इसमें से 12 जो हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। MBA कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल हैं 12 यूनेस्को के सूची में शामिल हैं। अब ये देख लो आप, इसके 18 को नाम बता देता हूँ और जो 12 शामिल किए गए हैं उनके नाम बता देता हूँ आपके कौन कौन है। जो 18 शामिल हैं और उनमें से 12 कौन कौन हैं जो आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। ये आपके इतने सारे रहे बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें आपको आप सीरियल पर देख सकते हो कौन कौन से स्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व कब कब यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए और कौन कौन से हमारे यहाँ टोटल यूनेस्को की कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट है ये। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तीनों में शामिल है, तीनों राज्यों में भी विस्तृत है ये। इसको 2000 में
यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया। इसके बाद आपका नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में है। 2004 में इसे विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। नोकरेक जो आपके मेघालय में है, मेघालय में 2009 में शामिल किया गया इसे। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, जो 2001 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जो आपके 2001 में इसे भी शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। मानस आपके असम में है, जो जैव मंडल निश्चय अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व, इसे अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया। जैसे कुछ हैं हमारे यहाँ यूनेस्को की सूची में अभी शामिल नहीं किए गए हैं, वो लिस्टिंग उनकी होती रहती बार बार, उनको शामिल करने का प्रयास गवर्नमेंट करती है। आने वाले समय में हो सकता है वो शामिल हो जाए। जैसे आपके सिमलीपाल आपके उड़ीसा में है, 2009 में इसे शामिल किया गया था, शामिल कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा सूची में। और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश इसे भी अभी आपके यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है आपके। इसके बाद पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी की पहाड़ी आप सुने भी होंगे, नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा जगह है। आप एमपी में यह है, 2009 में इसे आपको शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की सूची में। अचानकमार अमरकंटक ये इसी के आसपास के इलाके भी है। ये जो पंचमढ़ी अचानकमार पहाड़ी, ये वो पूरा एमपी का एरिया जो आपके दक्षिण की तरफ है, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है आपके वो वाला साइड, ये अचानकमार, वहाँ एक पर्वत है, क्या नाम है, जलप्रपात भी है वहाँ पे। ये आपके 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया था। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो स्टेट मिल करके या इनका क्षेत्र डिवाइड होता है। अचानकमार अमरकंटक अचानकमार यहाँ छत्तीसगढ़ और अमरकंटक एमपी में। कच्छकरण गुजरात में है, अभी इसे यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। और इसको कोल्ड डेजर्ट जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट आपको, हाँ, हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसे अभी जल्दी कुछ साल पहले ही 2018 में आपको कंचनजंगा सिक्किम में जो स्थित है, इसे शामिल कर लिया गया आपके जैव मंडल हिस्से को, बायोस्फीयर रिजर्व को। अगस्त मलाई तो बहुत फेमस जगह है। आप केरल तमिलनाडु के इलाके में है, दोनों क्षेत्रों में डिवाइड हुआ है। अगस्त मलाई पर्वतमाला देखे हो, नाम सुना होगा आपने, वहाँ बहुत सारे पर्वतों का श्रृंखला है, उसमें एक अगस्त मलाई है। केरल और तमिलनाडु के राज्य जो है उसमें बिखरा हुआ है। इसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बच रहा आपका ग्रेट निकोबार को भी शामिल कर, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह आपके वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उसमें आपका 2000 यूनेस्को की सूची में बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल कर लिया गया 2013 में। ड्रिब्बा सखोवा जो है, ड्रिब्बू सखोवा नाम है, ये असम में है, हाँ असम में है। इसे शामिल नहीं किया गया अभी यूनेस्को की सूची में। शेषाचलम ये नाम है इसका, हाँ शेषाचलम नाम है इसका, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया। सबसे जो लेटेस्ट अर्थात जो सबसे अभी नवीनतम है अपने यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन, बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन है, पन्ना राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो एमपी में है, 2020 में शामिल किया गया इसे, ठीक है। ये आपके यहाँ के हमारे यहाँ के राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं बताया था कि 18 टोटल है, 18 में से 12 जो हैं यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। अभी जो बचे हुए हैं 6 को भी शामिल नहीं किया गया। देख लो आप कौन कौन से हैं। 1 2 3 और 4 5 और एक कहाँ है, हाँ 5 और एक 6, हाँ ये क्या है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में ये है 6। ये 6 भी शामिल नहीं किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। और जो बचे हुए 12 हैं
जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मन्नार, सुंदरबन और सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, यहाँ अचानकमार, अमरकंटक और आपका कंचनजंगा, अगस्तमलाई, ग्रेट निकोबार और यहाँ पर आपको बच रहा पन्ना राष्ट्रीय जैव मंडल, हाँ पन्ना राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, इसे शामिल कर लिया गया है यूनेस्को को सूची में। ठीक है, आपका 2 टॉपिक बचा हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि और सामाजिक वानिकी, ये तीनों तो बता दिए गए, बट अभी इसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। पता है क्या आपको, जो हमारे यहाँ के भारत की जो वन नीति है, वन पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसे डिस्कस करना है। एक टॉपिक और जो बच रहा है आपको, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है हर 2 साल में, उसे डिस्कस करना है। हमारे राज्य में कितना फॉरेस्ट किसका कितना ज़्यादा कवर है, ये देखने 2 चीज़ें बची हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए। भारत के वन नीति क्या है और भारत की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, लेटेस्ट रिपोर्ट जो होगी, 19 में आया था, फिर 21 में आया होगा, उसको लेटेस्ट रिपोर्ट को चर्चा करते हैं। 2 टॉपिक बचे हुए हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। यहीं पर आपको छोड़ते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद दो टॉपिक बचा हुआ है, भारत के वन नीति और फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2 टॉपिक अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका जो प्राकृतिक वनस्पतियों वाला चैप्टर होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।